हेलो बच्चों। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है। बच्चों, आप लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ में शेयर भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। तो बच्चों, आप सभी को पता ही है कि अपना ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आगाज हो चुका है 2025 के रन का, जिसमें आप सभी को सभी विषयों की पढ़ाई होगी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आप लोग हमसे डेली जुड़ें, अपना ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस को देखना ना भूलें, हमेशा देखते रहें। आपको सभी विषयों की पढ़ाई टाइम से, सिलेबस, सभी चीज़ पूरी हो जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहे। तो बच्चों, कल जो मैंने क्लास लिया था उसमें कुछ 1.2 का एक्सरसाइज का जो था, कुछ सवाल बच गया था। आज मैं उसी को कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों, मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उन्हीं का एक्सरसाइज 1.2 का कुछ सवाल रह गया था, उसी को मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। 4 नंबर तक हम लोग बना लिए थे। अब देखते हैं पांचवा में क्या है। कहता है कि जांच कीजिए कि, यानी चेक करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, यहाँ पर मिस्टेक था, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या क्या है, संख्या 6 टू द पावर n, यानी 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें जांच करके, चेक करके बताना पड़ेगा कि कोई ऐसा संख्या है जो n के लिए, संख्या क्या है, n नंबर, मतलब कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, तो उसको हम n मान लेते हैं। इसमें दिया है कि संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक पर, मान लीजिए 6 है और उस पे पावर n है, n का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जी अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी हमको ये साबित करना है कि, जांच करना है, साबित नहीं करना, जांच करना, चेक करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या कोई संख्या ऐसा हो सकता है कि यदि 6 पे पावर कोई भी पावर दे दे, चाहे वो 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे, कुछ भी दे दे, तो उसमें अंक जो है 0 पर आ सकता है, समाप्त हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उनके इकाई स्थान पर 0 आ सकती है। जैसे मान लीजिए 6 पे पावर 2 देंगे, क्या होगा, 36, इसका इकाई स्थान क्या हो गया, 6। यानी यहां पर ऐसा कोई पावर देंगे, चाहे n का मान 1 2 3 4 5 8 10 कोई भी होगा, तो क्या 0 आ सकता है, ये चेक करके हम लोग को बताना है। तो बच्चों, उसी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 पे पावर 3 देंगे तो क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा, 216। यानी ये इकाई स्थान पर जो है, या 6 पे कोई पावर ऐसा देंगे जो इकाई स्थान पर 0 आ सकती है। तो बच्चों, यदि ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोगों को डायरेक्ट लिख देना है कि नहीं। कहिएगा गुरुजी 1 2 3 से हम कैसे समझेंगे, हम ज्यादा पावर लगाएंगे तो हो तो सकता है, n का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। तो बच्चों, एग्जाम्पल में जान लीजिए कि मान लीजिए 6 है, तो कोई भी, जितना भी हम क्या करेंगे, 6 से ही गुना करेंगे, चाहे एक बार हो या अनंत बार हो या 10 बार हो। अब देखिए कितना बार भी, लेकिन यदि हम, क्या होता है कि 6 का के घातांक पर कुछ भी घात देंगे, कोई भी n का मान रखेंगे, उसमें क्या होगा, 6 को 2 बार गुना कीजिए, 6 को 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, इकाई स्थान पर, हाँ ठीक है, इकाई स्थान पर क्या होगा, हमेशा 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6। अब देखिए 6 गुना 6 क्या होगा, 36। एक बार और बढ़ाए, 2 2 से 16, 6 गुना 6, लास्ट में क्या होगा, 36। फिर 6 से गुना करेंगे, 6 6 का 36,
फिर 6 से गुना करेंगे 36, यानी उसके इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा, कभी 0 आएगा ही नहीं। यदि 1 मार्क का पूछेगा तो सीधा लिख देना है कि नहीं आएगा, नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यदि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए, अब ये सब्जेक्टिव पे है, इस पर देखते हैं कि चेक करना है क्या। तो अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि 6 पे पावर n है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2। अब इसको ब्रैकेट में दे दीजिए पावर n, मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए यहां पर है 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 पे पावर, यहाँ पे मान लीजिए n है, तो अलग अलग करके भी n, और इसको अलग अलग भी करेंगे तो 5 पे पावर n गुना 2 पे पावर n लिख सकते हैं। समझे बच्चों। तो उसी तरह हम 6 पे पावर n है तो इसको अलग अलग 3 गुना 2 लिख सकते हैं 6 को, और ब्रैकेट में पावर n है तो n दे दिए। अब अलग अलग करते हैं तो 3 टू द पावर n, यानी 3 पे पावर n दे दिए, गुना का चिन्ह गुना दे दीजिए, और 2 पे पावर n हो गया। अब देखिए हम लोग तर्क के साथ बात करते हैं। 6 टू द पावर n, 6 पे पावर n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है, तब यह 5 से भाज्य होगी। अब मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, अब देखिए यदि इकाई स्थान पर हम 0 रखेंगे, या तो 5 से होगा या 10 से होगा। पहले सोच लीजिए, यदि 0 है तो 5 से या 10 से, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 10 से नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या 10 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, जिसे हम भाग लगाते हैं। तो 10 तो होगा नहीं, 2 गुना 5 हो जाएगा, तो छोटी संख्या उसमें 5 ना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 आएगा। 2 करेंगे उसके बाद 5 तो आएगा ही आएगा, इसलिए क्या होगा, तो वही कह रहे हैं 6 टू द पावर n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है, तब यह 5 से भाज्य होगी। किससे भाग लगेगा, 5 से। अभाज्य संख्या लेंगे तो 5 से ही होगा, क्योंकि 10 अभाज्य संख्या, 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, होगी। अब 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, जो कि संभव नहीं है। होगा, हम आपको बताए 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 कभी हो सकता है क्या, 6 को तोड़ के 5 पुरा सकते हैं, नहीं। और इसके इकाई स्थान पर भी 5 6 के पावर में नहीं पुरा सकते हैं। उस पर घात कुछ भी दे दीजिए, 1 2 3 4 5 घातांक दे दीजिए, नहीं होगा। वही है कि 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, जो कि संभव नहीं है, होगा ही नहीं। 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। क्या होगा बच्चों, 2 और 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते। अभाज्य गुणनखंड 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 ही लिखेंगे, ठीक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से 6 टू द पावर n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसमें कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः 6 टू द पावर n, यानी 6 पे पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा। हम बता दिए, ये अपने दिमाग में प्रैक्टिकली सोच लीजिएगा, तो बच्चे आप लोग खुद समझ लीजिएगा, ये होगा नहीं, इसलिए शून्य नहीं आ सकता है। तो चेक किए तो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं, इस पर शून्य नहीं आ सकता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बस यहाँ पे एक बार दिखा देना, 6 टू द पावर n करेंगे तो 3 गुना 2 का ही आएगा। 6 को हम 2 गुना 3 या 3 गुना 2 ही लिख सकते हैं, 5 के गुणनखंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 का आभास गुणनखंड 5 है, ये न है, उसका 2 और 3 है। समझ गए, इकाई स्थान पर भी 6 आना चाहिए, और उसका आभास गुणनखंड भी 3 और 2 है, 5 का कहीं 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 से रिश्ता ही नहीं है, इसलिए 0 तो आएगा ही नहीं। इसलिए बच्चों आप लोग समझ गए। जी गुरु जी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मैं जब भी मैथमेटिक्स का क्लास लूँ या कोई भी क्लास लूँ, आप लोग सभी बच्चे से अनुरोध है कि कॉपी और कलम लेकर के बैठे, ताकि कुछ लिखना हो तो आप लोग आराम से लिख पाएं। चलिए आगे चलते हैं। अब है बच्चों, ध्यान से देखिएगा,
अब इसमें देखिएगा, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 क्या है? 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 यहां दे दिया है। और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भाज्य संख्याएं क्यों है? अब आपको बताना है, ये खुद कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं है। पहली बात, क्वेश्चन सब समझ लीजिए, कहता व्याख्या कीजिए। जब साबित करना रहे, जांच करना रहे, तो हम लोग को कंफ्यूजन होगा कि होगा कि नहीं, लेकिन जब रहेगा व्याख्या कीजिए तो ये होगा। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये आपको चेक करके बताना है कि ये भाज्य संख्याएं है। तो अब कैसे है देखिए। तो अब पहले क्या करेंगे, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, क्या लिखेंगे? हल। मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो हल लिखना पड़ेगा या सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। लिखिए यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इसमें देखिए, ये प्लस है, ये प्लस या माइनस संख्याओं को अलग करता है। गुना क्या करता है? एक करता है। तो ये सब गुना है यहां तक में, और ये अलग है। इसमें भी 13 है, आई गुणक पूरे में भी 13 है, इसलिए 13 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुना 11 और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 13 को 13 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। समझ में आया? इधर सब गुणक में है, इसलिए सब में से एक ही कॉमन आएगा। ये प्लस है, ये अलग होगा, तो 13 कॉमन लिए, 13 से 13 का 13 एक बार में कटा। अब देखिए फिर 13 गुना 11, 11 गुना 7 कितना होगा? 77 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 13 गुना 78। अब इसमें देखते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ +5 है, इसमें भी 5 है, तो कॉमन क्या आएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5 निकल गया, क्या बचा? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, क्योंकि ये तो कॉमन में निकल गया। गुना 1 प्लस 5 से 5 में भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना, अब इस सब को गुना कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, 1 को 2 से 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 गुना कितना होगा? 7 छके 42, 24 गुना 42 कर दीजिए। 24 तो क्या होगा? 24 गुना 48 का 8 में 4 और 24 को 96, 100 हो गया। कितना हो गया? ये 1008 एक ही बार में गुना कर दिए, 24 के टेबल को पढ़ दिए। 24 दूना 48 का 8 में 4 बचेगा, और 24 चौके 96, और 96 4 कितना होगा? 100। तो कितना हो जाएगा ये? 1008 प्लस ये 1 है तो 1। अब फिर देखिए 5 गुना क्या होगा? 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे समझिए कि कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य हो, यानी विभाजित हो। यानी जो संख्या एक और खुद से सिर्फ भाज्य होगा वो अभाज्य संख्या होगी। जो संख्या खुद यानी स्वयं और एक से भाज्य होगी या विभाजित होगी वो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन कोई ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होगी तो वो भाज्य संख्या होगी। अब यहां पे देखिए ये जो संख्याएं हैं इसमें एक 13 भी है, एक 78 भी है। इसका अभाज्य गुणनखंड अब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 तो अभाज्य संख्या है, ये है। 78 को क्या लिख सकते हैं? तो 78 का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 78 का निकाल लेते हैं। 2 से 39,
2 से 13। ठीक है, क्या होगा ये? 2 गुना 2 गुना 13। अब देखिए, 13 गुना 13, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3 से 13 13 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर हो गया। फिर 2 गुना 3 लिख लिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 1009 जो है वो अभाज्य संख्या है, और 5 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका नहीं निकलेगा अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए बच्चों, इनका भी देखिए कि ये संख्याएं हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए इतना है, इनका भी अभाज्य गुणनखंड देखिए इतना है। तो एक से तो अधिक है, क्योंकि एक से तो विभाजित होगा ही, स्वयं से तो होगा ही, और ये भी अलग से है। यानी यानी क्या हो गया? स्वयं और एक के अलावा अलग भी संख्याएं हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकला है। समझ में आया? ऐसी संख्याएं हैं जो ये क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकला है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको गुणा करके जो संख्याएं लिखेंगे वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। तभी क्या है कि उसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो एक और स्वयं के अलावा भी कोई है, यहां भी है ना बच्चों? नहीं तो क्या होता है उसका अभाज्य गुणन? जैसे मान लीजिए 13 लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं आप? 13 से बस दो ही होगा। एक 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 अभाज्य गुणनखंड एक होगा, दूसरा स्वयं होगा। यहाँ पे है, यहाँ दो दो है, इसका मतलब मिनिमम 2 है या 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है, अभाज्य नहीं है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड दो या उससे ज्यादा है। इसलिए क्या हो गया? ये असंख्या भाज्य संख्या है। समझ में आया बच्चों? ये क्या हो गया कि इनका जो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है 2 या 2 से अधिक है, इसलिए क्या हो गया? ये संख्या भाज्य है। ये हम लोग यहाँ पर व्याख्या कर दिए और दिखा भी दिए। तो बच्चों समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? यस गुरुजी। चलिए इसको आस्की शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, अब देखना बच्चों, होता क्या है। अब देखिए, कभी कभी क्या कह देगा आपको कि कोई वृत्ताकार पथ है, वहां पर सब चक्कर लगा रहे हैं, 2 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, 8 लड़के हैं, या एक लड़के, अधिक 2 लड़के, मिनिमम 2 होंगे। तो कहेगा कि वो अलग अलग टाइम में लगा रहे हैं, उनके बीच इतना का गैप है। यदि वो इतना टाइम बाद चलते हैं तो एक साथ फिर कब मिलेंगे? तो ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है? सीधा एलसीएम निकाल देना, कुछ नहीं सोचना है कि एक साथ कब मिलेंगे, घंटी एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब फिर दोबारा आके बातचीत करेंगे। ऐसा कभी भी हो तो उसका सीधा एलसीएम निकाल देना है। तो वही है बच्चों, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब मान लो एक सोनिया है, एक मैदान है, मान लीजिए एक मैदान है, इसका चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। किसको? सोनिया को। फिर कहता है, जबकि इसी मैदान का, यही मैदान का एक चक्कर लगाता कौन? रवि, जिसको कितना लगता है? 12 मिनट। यानी रवि, अब देखिए, कोई मान लीजिए आप,
मान लीजिए आप कहीं चक्कर लगा रहे हैं, कोई फास्ट दौड़ता है, कोई स्लो, तो जो फास्ट दौड़ेगा उसको जल्दी हो जाएगा, और जो स्लो दौड़ेगा उसको कम समय में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोनिया थोड़ा स्लो दौड़ती है, उसको 18 मिनट लग जाता है, और रवि थोड़ा फास्ट दौड़ता है तो उसको क्या लग जाता है, थोड़ा कम टाइम लगता है। कहता है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। अब कहेगा कि दोनों को एक साथ दोहरा दीजिए, तो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही साथ दौड़ेगा और एक ही दिशा में दौड़ेगा, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो लेकिन कब वो फिर एक साथ मिलेगा। तो क्या करना है बच्चों, जब भी कोई कहे एक साथ घंटी बजेगा, एक साथ मिलेगा, एक साथ दौड़ेगा, कब दौड़ेगा, तो सीधा एलसीएम निकाल देना है। और इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 18 और 12 का लॉस, यानी लघुत्तम समावर्तक। क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए 18 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 18 का, देखिए 2 से 9 12वें में और 3 से 3 12वें, क्या होगा इसका आभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3। अब लिख लीजिए 12, 12 को क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, क्या हो जाएगा इसका, 2 गुना 2 गुना 3। तो हम आपको बताए हैं कि एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा इसका, तो पहले जो दोनों में होगा पहले उसको लिखेंगे। ये भी दोनों में है, दो दोनों में है तो लिख दिए, 3 दोनों में है, 1 3 तो लिख दिए। अब क्या बच गया, एगो 3 बच गया, एगो 2 बच गया। एलसीएम में बताए थे कि पहले जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा सबको लिख देंगे। तो पहले दोनों में ये दोनों कॉमन हो, ये दोनों 2 कॉमन है, ये दोनों 3 कॉमन है, तो 1 2 1 3 लिख दिए। अब क्या बच गया, 1 3 बच गया है, 1 2 बच गया है, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 3 18 दूना 2 तिया 6, 6 3 के 18 दूना 18 दूना 36, यानी कितना मिनट, कितना कितना आया 36, यानी कितने मिनट बाद फिर मिलेंगे एक साथ, तो 36 मिनट बाद। तो लिखेंगे क्या करता है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखना है 36 मिनट, लिखना लिखना बच्चों, 36 मिनट बाद कौन कौन था, सोनिया और रवि, तो लिखेंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि क्या करेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया बच्चों, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक साथ मिलना है, एक साथ घंटी बजाना है, एक साथ पढ़ना है। तो दोबारा कब मिलेंगे, कब पढ़ेंगे, कब दौड़ेंगे तो मिलेंगे। तो इस तरह के कंडीशन में क्या करना है, सीधा एलसीएम निकाल देना है। और एलसीएम कैसे निकालना है पता है, कि जो दोनों में या तीनों में कॉमन होगा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको सबको गुना कर देंगे, और वही उसका एलसीएम हो जाता है। और एलसीएम जो होगा वही उसका आंसर होगा। तो 36 आया, तो यानी 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और आप इसी तरह क्या करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको मंजिल तक पहुंचा के ही दम लूंगा। सभी सब्जेक्ट की रेगुलर पढ़ाई होगी, अब आपको बेहतरीन कंटेंट भी मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर जो डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप हाई लिख करके भेजिए। आपको यहाँ से एक लिंक शेयर किया जाएगा, वो हमारे चैनल का लिंक है, यानी व्हाट्सएप चैनल का लिंक। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप उससे जुड़िएगा तो हम जब भी क्लास लेंगे आपको वो लिंक उस पर प्रोवाइड कर देंगे, आपको चला जाएगा और आप समय से क्लास ले पाएंगे। साथ में कोई पीडीएफ देना होगा, होमवर्क देना होगा, हम उस पर दे देंगे।
अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी आ चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम उस पर मटेरियल डालना आप शुरू कर देंगे। आपको टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सब कुछ उस पर मिलेगा। तो इसलिए बच्चों मिस बिल्कुल ना करें, अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और आप सबके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आप प्यार के बदले, आप मेहनत के बदले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके आसपास जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करके बोल दीजिए कि अपना ऑनलाइन क्लासेस पर राजेश सर आपके लिए तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं। आप भी उनका साथ दीजिए और चलिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैट्रिक एग्जाम 2025 में हम लोग टॉपर बनाते हैं। तो बस बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए लेता हूं मैं विदाओ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।